भाभी जरा इनके लिए पनीर के पकौड़े बना देना, और हाँ साथ में इमली की खट्टी मीठी चटनी वह तो ज़रूर बनाना, क्योंकि सास इनको पसंद नहीं है। नीलम ने किचन में आकर अपनी भाभी सालू से कहती है। नंदन की बात सुनकर सालू कहती है, ठीक है दीदी मैं बना दूंगी। हाँ भाभी, और थोड़ा जल्दी बनाना, इनका खाने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है दीदी मैं बना दूंगी कहते हुए नीलम चली गई। नीलम के जाने के बाद सालू अपने आप में ही बड़बड़ाने लगी, हे भगवान कितना काम करूं, ये घर काम के ख़त्म ही नहीं होते। सुबह से अभी झाड़ू पोछा बर्तन साफ सफाई, सुबह का नाश्ता दोपहर का खाना सब कुछ बनाकर खिलाने के बाद बर्तन धो के किचन साफ करके अभी अभी तो फ्री हुई थी कि तभी नंदोई जी का पनीर का पकौड़ा का मन हो गया। इनके तो खाने का कोई टाइम ही नहीं है, कभी रात के 12 बजे मैगी खाने लगेंगे तो कभी 6 बजे ही सुबह भूख लग जाएगी। अब भला सुबह 6 बजे किसके घर का खाना बना रहता है। मैं तो सब इन दोनों के नखरे से तंग आ गई हूँ। गुस्से में सालू बड़बड़ा रही थी और साथ ही साथ पनीर के पकौड़े की तैयारी भी कर रही थी। मजबूर थी बेचारी, अभी 1 ही महीने पहले शादी करके आई है। लोक लाज के चलते कुछ कह भी नहीं पा रही थी कि तभी सालू की सास करतना जी किचन में आते हुए कहती हैं, बहू ये क्या कर रही हो, काम तो सारा हो गया है ना, फिर यह सब क्या है। खुद को नॉर्मल करते हुए सालू कहती है, माँ जी नंदोई जी के लिए पनीर के पकौड़े साथ में इमली की चटनी बना रही हूँ। अच्छा ठीक है तुम बना लो, अब तुम्हें क्या परेशान करूं। कहते हुए रत्ना जी जाने लगी तो सालू ने पीछे से रोकते हुए कहा, माँ जी आपको कुछ काम था क्या। अरे नहीं बहू, मैंने सोचा कि एक कप चाय ही पी लेती हूँ, बस वही कहने आई थी, लेकिन तुम तो यहाँ खुद बहुत बिजी हो। एक काम करो, तुम अपना काम करो, मैं शाम को की चाय पी लूँगी। सास की बात सुन सालू ने कहा, नहीं माँ जी मैं बनाती हूँ ना चाय, आप बैठिए मैं आपके लिए अभी चाय बना कर लाती हूँ। वैसे भी चाय तो बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि नंदोई जी पकौड़े के साथ चाय भी चाहिए होती है। सालू की बात सुन रत्ना जी चली गईं। थोड़ी देर बाद सालू पनीर का पकौड़ा इमली की चटनी चाय लेकर आती है। पकौड़ा खाते ही नीलम के पति रुपेश कहता, अरे नीलम आज तो तुम्हारी भाभी का पकौड़े बनाने का मन ही नहीं था क्या। आज पकौड़े में कोई स्वाद ही नहीं, ऐसा लग रहा बड़ी मजबूरी में बनाया गया है। तुम्हारी भाभी ने पकौड़े बस पति के मुंह से इतना सुनते ही नीलम गुस्से में बोली, सही कह रहे हैं जी, आप देख लिया ना कैसी है मेरी भाभी। अरे इसके यही नखरे हैं, बेमन से ये घर के सारे काम करती है और बैठे बैठे चीज़ें बर्बादी करती है। मेहनत से मेरे भाई और मेरे पिता पैसे की कमाते हैं और ये बर्बादी करती है। अगर मैं इसे अभी कुछ कहूँगी तो मुँह फुला के बैठ जाएगी। ठीक से थोड़ी पकौड़े बनाने वाली है। हाँ नीलम, यह बात तो तुम सही कह रही हो, चलो छोड़ो जाने दो, हम काम करते हैं। अब मुँह का टेस्ट तो खराब हो ही चुका है, तो फिर हो ही चुका है, तो तुम एक काम करो, अपनी भाभी को जाकर बोल दो कि शाम को मेरे लिए मंचूरियन और चाउमीन बनाकर रखे। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, आज टीवी में आईपीएल आने वाला है, तो आज शाम को ना तो तुम्हारी भाभी का इस टीवी पर सास बहू का सीरियल चलेगा और ना ही तुम्हारा कोई ड्रामा चलेगा। चलेगा तो बस मेरा मैच। हाँ हाँ क्यों नहीं, यह भी कोई पूछने वाली बात है। आपका घर है, आपकी टीवी है, आपकी मर्जी है, जो मर्जी करे देखिए, किसकी हिम्मत है जो आपको रोके। नीलम की बात सुन राजेश खुशी से झूम उठा। हाँ यह भी सही कहा तुमने, यहाँ तो मेरे आगे किसी की बोलती ही नहीं निकलती। दामाद होने का यही तो फायदा है, जो मर्जी है खाओ, जो मर्जी है पियो, जो मर्जी है रहो, जो मर्जी है करो, कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है। अच्छा ठीक है नीलम सुनो, एक काम करो, तुम्हारी भाभी के पकौड़े तो बेस्वाद है ही, मेरे मुंह का टेस्ट खराब हो गया है। एक काम करो, तुम अपनी भाभी को बोलकर मेरे लिए एक बढ़िया सी कॉफ़ी बनवा दो, ठीक है जी, मैं अभी बनवा कर लाती हूँ। कहते हुए नीलम चली गई। रत्ना जी सीढ़ियों के पास खड़ी दामाद और बेटी की बातें सुन रही थी। दामाद की बातें सुन तो उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इतनी मजबूर थी कि कुछ कह नहीं पाती थी। आखिर थे तो वह दामाद ही ना, लेकिन मन ही मन रत्ना जी अपनी भड़ास जरूर निकाल रही थी। जाने कब ये अपने घर
जाएगा। ऐसा निठल्ला तो मैंने कभी नहीं देखा। पूरे 10 दिन हो गए आके ससुराल में बैठा है, काम धंधा सब कुछ छोड़कर। ना घर की चिंता, परिवार की चिंता, ना नौकरी की चिंता, ना ही और कुछ माँ बाप की चिंता। तभी तो इसके माँ बाप मुझे फूटी आंख नहीं देखना चाहते। उन्हें लगता है कि मैं उनके बेटे बहू का घर बर्बाद कर रही हूँ, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि मैं खुद नहीं चाहती कि ये दोनों यहीं धरना देकर बैठे रहें। और वैसे भी दामाद को क्या बोलूं, अब मेरा ही सिक्का खोटा है। मेरी ही अपनी बेटी, शादी को 1 साल हो गए, लेकिन 1 साल में कभी भी 1 महीना अपने ससुराल में नहीं रही होगी। अ, आए दिन पति के साथ भाग कर मायके आ जाती है। मेरा ऐसा रिश्ता है कि ना मैं यहाँ से जाने को बोल सकती हूँ, ना कुछ कह सकती हूँ। मेरी इसी चुप्पी के चलते बदनामी मेरी ही हो रही है। मेरी तो दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। बेटी दामाद के साथ साथ बहू बेटे का घर भी बर्बाद हो रहा है। क्या करूं मैं? इन दोनों का कैसे समझाऊं? इन दोनों को कैसे इन्हें इनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाऊं? 1 महीना पहले आई मेरी बहू बेचारी, वह तो कुछ बोलती ही नहीं है, लेकिन कब तक चुप रहेगी रत्ना जी? बेटी दामाद की हरकतों से बहुत परेशान थी। इधर सालू पकौड़े चाय देने के बाद बर्तन समेट किचन साफ करके अपने कमरे में 5 मिनट के लिए आराम करने गई, क्योंकि सुबह से खड़े खड़े उसकी कमर में दर्द होने लगा था। तभी उसकी माँ का फ़ोन आता है। सालू अपनी माँ से फ़ोन पर बातें करने सालू अपनी माँ से फ़ोन पर बातें कर ही रही थी कि नीलम सालू के कमरे में आकर बोलती है, ये लो भाई, ये तो यहाँ भाभी क्या, ये क्या है? दिन भर जब देखो तब आप फ़ोन पर ही लटकी रहती हो। भाई फ़ोन से हटकर कुछ और भी तो देख लिया करिए। खैर छोड़ो, क्या फ़ायदा आपको समझाने का। मैं तो बस ये इतना पूछने आई थी कि शाम को खाने में क्या बनाओगी? माँ का फ़ोन काटते हुए सालू ने कहा, दीदी शाम को तो क्या बनेगा, आपको तो पता ही है ना। आपके भैया को, पापा जी को और माँ को तो सबको शाम को दाल ज़रूर चाहिए होती है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि शाम को दाल चावल रोटी सब्जी सलाद रायता ही बना दूंगी। क्या दाल चावल रोटी सब्जी? ना बाबा ना, आप बनाओ अपने ससुराल वालों के लिए दाल चावल रोटी सब्जी। लेकिन आपके नंदोई जी का तो ये सब खाने का मन नहीं है। आप अपने नंदोई जी को ऐसा सादा खाना खिलाओगी? भाभी आपके यहाँ दामाद की इज्जत नहीं होती होगी, लेकिन हमारे यहाँ दामाद की बहुत इज्जत होती है। दामाद को भगवान माना जाता है, उनकी सेवा की जाती है। दीदी मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन रोज रोज ऐसा खाना तो नहीं खाया जा सकता ना। आज नंदोई जी को आए 10 दिन हो गए हैं और 10 दिन में ऐसे खाने बन रहे हैं। अच्छा तो तुम अब दिन भी गिनने लगी हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम दिन गिन रही हो? 10 दिन रहें या 10 महीने या 10 साल रहें, तुम होती कौन हो यह बोलने वाली? यह घर मेरा है और आप इस घर की बहू हो और वो इस घर के दामाद हैं। सेवा करना आपका फर्ज है। इसलिए आपके नंदोई जी का शाम को मंचूरियन और चाउमीन खाने का मन है, इसलिए उनके लिए यही बनना चाहिए। बाकी अपने घर वालों के लिए आपको जो बनाना है बनाओ। दाल चावल कहते हुए नीलम किचन से मटकते हुए चली गई। नीलम के जाने के बाद सालू को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसका मन तो किया कि नीलम को यहीं बैठाकर दामाद की परिभाषा बता दे। लेकिन फिर क्या, बात चारों बदनामी होने लगेगी। 1 महीना भी नहीं हुआ बहू को आए, घर में बेटी दामाद को देखकर जिससे जलन होने लगी। बहुत कुछ सोच मन मारकर सालू रात के खाने की तैयारी करने लगी। तभी रत्ना जी सालू के पास आती हैं। फिर उसे किचन में देखकर कहती हैं, अरे बहू, अब जब जब देखो तब तुम किचन में ही रहती हो पूरा पूरा दिन। माँ जी, नीलम दीदी ने कहा है कि नंदोई जी का चाउमीन और मंचूरियन खाने का मन है, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। बहू की बात सुनकर रत्ना जी परेशान हो गई। बड़े ही ध्यान से उन्होंने सालू को देखा। उनके चेहरे की थकान साफ साफ दिखाई दे रही थी। रत्ना जी उन सासों में नहीं थी जो बेटी के आगे बहू की इज्जत ना करे। रत्ना जी एक साफ दिल की नेक औरत थी। दुश्मन का भी दुख उन्हें बड़े आसानी से दिख जाता था। फिर सालू तो उनकी अपनी बहू थी। कुछ सोचते हुए रत्ना जी ने सालू से कहा, बहू मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ जी बताइए, कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं नहीं बहू, मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए। देखो बहू, मैं उन सासू में नहीं हूँ जो बेटी को सर पर
और बहू को लात के नीचे दबा कर रखे। मुझे अपने बेटे बहू की गृहस्थी के साथ साथ बेटी दामाद की गृहस्थी की भी चिंता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ना तो तुम इस घर में खुश रह पाओगी और ना ही मेरी बेटी की गृहस्थी बस पाएगी। देखो बहू, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं माँ हूँ। अगर मैं नीलम को समझाऊंगी, कुछ कहूँगी तो उसे बुरा लगेगा, लेकिन तुम भाभी हो। भाभी ननद का रिश्ता ही ऐसा होता है, उसमें नोक झोंक होती रहती है। मैं क्या कह रही हूँ तुम समझ रही हो ना। तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ। अगर तुम मायके चली जाओगी तो ये दोनों अपने आप ही यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि फिर उनकी फरमाइश पूरी करने वाला यहाँ कोई नहीं रहेगा और मैं भी कोई ना कोई बहाना बना ही दूंगी। सास की बात सुन कुछ सोचते हुए सालू ने कहा, माँ जी अगर मेरी मायके जाने से लोग वापस अपने घर चले गए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं चली जाऊंगी। लेकिन आप सोचो कि जैसे ही मैं वापस आऊंगी, क्या गारंटी है कि ये लोग वापस नहीं आएंगे। माँ जी इस प्रॉब्लम को हमें जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। इसका इलाज हमें परमानेंट करना है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कुछ और बताऊं। हाँ बहू बोलो, बस मुझे इस कलंक से बचा ले, क्योंकि दामाद जी के माँ बाप इन सब का जिम्मेदार मुझे ही मानते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने उनके बेटे बहू को उनसे छीन लिया है। अब उन्हें कौन बताए कि उनका बेटा खुद यहाँ ज़बरदस्ती बैठा है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। दामाद है तो भगा भी नहीं सकती। सास की बात सुन कुछ सोचते हुए सालू ने कहा, माँ जी अगर मैं मायके भी जाऊँगी तो होगा तो 10 दिन के लिए। नई नई शादी हुई है, इससे ज़्यादा मायके में रहूँगी तो वहाँ भी लोग बातें बनाने लगेंगे और यहाँ दीदी को भी लगेगा कि 10 दिन में ही तो भाभी आ जाएंगी। क्या पता वह ना जाए। अगर हम इनके साथ कुछ है दिनों के लिए किराए का मकान लेकर उनके ऑफिस के पास ही रहें तो इससे दीदी को लगेगा कि हम हमेशा के लिए वहाँ शिफ्ट हो गए। और फिर दीदी वहाँ यहाँ से कितने दिन रहेंगी और कितने दिन जिया जी को बैठाकर उनकी फरमाइश पूरी करती रहेंगी। मुझे नहीं लगता कि वह जिया जी की फरमाइश को ऐसे बैठाकर तरह तरह के पकवान बनाकर उन्हें खिलाएंगी। इसलिए मजबूरी में उन्हें जाना ही पड़ेगा और इन दोनों के जाने के बाद हम लोग वापस आ जाएंगे और उन्हें यह खबर नहीं लगने देंगे कि हम वापस घर आ गए हैं अपने घर में। इससे दीदी भी आराम से अपनी ससुराल में रहेंगी और मैं भी अपने ससुराल में रहूँगी। बहू की बात सुन कुछ तो सोचते हुए रत्ना जी मुस्कुराते हुए बोली, वाह बहू क्या दिमाग लगाया है तुमने। इससे तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। यह सही है। एक काम करो, अगले दिन ही तुम दोनों यहाँ से जाने की तैयारी करो, बाकी मैं देख लूँगी। अगले दिन सुबह सुबह सालू अपना सारा सामान पैक कर राहुल के साथ जाने लगी तो नीलम ने हैरानी से पूछा, माँ ये भाभी कहाँ जा रही हैं। अरे बेटा क्या है ना, तेरे भैया का ऑफिस इतनी दूर पड़ता है, उसे आने जाने में दिक्कत होती है, रात हो जाती है, इसलिए उसने अपने ऑफिस के बगल में ही किराए का कमरा ले लिया है। अब वह दोनों वहीं रहेंगे। क्या माँ, इतना भी दूर नहीं है भैया का ऑफिस। ऑफिस की ही उन्हें किराए का कमरा लेने की ज़रूरत पड़ जा, और यहाँ यहाँ क्या होगा माँ। यहाँ आप अकेले कैसे सब कुछ करोगी। बहू क्या इसी दिन के लिए होती है। बेटी की बात सुन मुँह बनाते हुए रत्ना जी ने कहा, अब क्या बताऊँ बेटा, मेरा तो जैसे तैसे कटेगा। ये आजकल की बहू कहाँ सास ससुर के को मान सम्मान देती हैं। अब तू ही देख ले, और वैसे भी तू तो है नहीं ना मेरे पास में। बहू गई तो क्या हुआ, बेटी तो है ना। माँ की बात सुन नीलम का मुंह बन गया। सालू के जाते ही अब शुरू हुई नीलम की असली जंग। दिन भर की तरह फरमाइश करने की आदत पड़ते हुए रमेश ने नीलम से, नीलम एक काम करो, आज जरा तुम खाने में रात में एकदम चटपटा छोले भटूरे बना लो। आज तो छोले भटूरे ही खाऊंगा। नीलम का दिमाग ऐसे खराब था, एक तो बिना बताए भाभी चली गई, घर के सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई, ऊपर से पति की फरमाइश अलग अलग से वह भी छोले भटूरे। सुनते ही नीलम गुस्से में बोली, देखो जी अब अपनी जबान में जरा कंट्रोल रखो। बहुत खा लिया बैठे भाभी भाभी नहीं है जो तुम्हारी फरमाइश पूरी होगी। मैं इतनी गर्मी में इतनी मेहनत नहीं करने वाली। चुपचाप दाल रोटी खाओ और बनाऊंगी और वही खाओ। कल सुबह सुबह चलो अपने घर और वहाँ पे तुम अपनी ड्यूटी ज्वाइन करो, क्योंकि घर बैठे बैठे दिन भर तुम्हें भूख लगेगी और मेरे बस की बात नहीं है कि तुम्हारी फरमाइशें पूरी करना।
कहते हुए पैर पटकते हुए नीलम किचन में चली गई और दाल रोटी बनाने लगी। इधर रत्ना जी बैठ गईं कि पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जिससे घर का सारा काम बेचारी नीलम के ऊपर आ गया। भनभनाते हुए, चिल्लाते हुए, पैर पटकते हुए, बर्तन पटकते हुए जैसे तैसे उसने खाना बनाया और सबको खिलाया और अगले ही दिन पति के साथ अपनी ससुराल निकल गई, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि रुपेश को बैठे बैठे तरह तरह के पकवान खाने की आदत है। इसलिए वह घर जाएगा तो ऑफिस जाएगा, जिससे कम से कम उसके दिन की फरमाइश तो कम होंगी। नीलम और रुपेश के वापस जाने के बाद रत्ना जी ने बेटे और बहू को वापस घर बुला लिया, लेकिन किसी ने गलती से भी कभी नीलम से यह नहीं कहा कि सालू घर वापस आ गई है। नीलम से यह नहीं कहा गया कि सालू घर वापस आ गए। अब तो रचना जी बहुत खुश थी। बहू की सूझबूझ से बेटी का घर बसा, साथ ही साथ बहू को भी किचन से की थोड़ी फुर्सत मिली। उसकी नई जिंदगी की शुरुआत कुछ खुशियों के साथ हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट अगर आपको ये स्टोरी अच्छी हुई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।